morning, dear student. In the last lecture, we started our lesson number 15 towards freedom, freedom की और हमने लेसन में देखा कि इंडिया हैज़ ऑलवेज फेमस फॉर द स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, पर्ल्स. देखो इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था? ज्वेलरी, स्पाइसेस, पर्ल्स एंड एक्सेट्रा. बट व्हेन द ब्रिटिशर्स अराइव हियर, तो उन्होंने क्या कर दिया? ब्रिटिश कॉन्क्वेयर द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर रूल. और उन्होंने उनका रूल स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल दे टॉर्चर इंडियंस एंड force that to grow indigo and cotton only, because cotton and indigo are useful for their trade. Student, cheaper mills made cloth was imported into the India from England. और वो क्या कर रहे थे? cheaper mill made cloth, cheaper यानी बस सस्ता वाला क्लोथ वो import कर रहे थे इंडिया में from England. And as a result the handloom industry of इंडिया सफर्ड. देखो अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिल जाए तो आप क्या करेंगे? वो सस्ती चीज़ ही लेंगे. तो इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा था? इंडियन हैंडलूम के ऊपर. देखो अब जैसी कंडीशन इस टाइम हो रही है कि हम क्या लेते हैं? मेड इन चाइना. मेड इन चाइना का प्रोडक्ट क्यों लेते हैं लोग? बिकॉज इट इज़ अ चीपर दैन द इंडियन प्रोडक्ट. इंडियन प्रोडक्ट से वो कैसा होता है? सस्ता होता है. इसीलिए बहुत सारे लोग मेड इन चाइना के आइटम्स खरीदते. वैसे ही ये इंग्लैंड के से क्या कर रहे थे? चीपर क्लोथ इंपोर्ट कर रहे थे. सो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा था? हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. तो इंडियन के जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी, हैंडलूम इंडस्ट्री यानी कि इसकी क्लोथ बनाने की इंडस्ट्री. हैंडलूम जो हैंड से क्लोथ बनाते उसको क्या कहते हैं? हैंडलूम इंडस्ट्री. तो उसके ऊपर उसका असर पड़ रहा था. लैक्स ऑफ वेवर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड्स. देखो बहुत सारे लोग, लाख वेवर्स यानी वो जो कपड़ा बुनने का काम करते वेवर, तो वो क्या हो रहे थे? अनएम्प्लॉयड यानी उनका रोजगार चला जा रहा था. दे सफर्ड द सेम फेट एज अ फार्मर. और वो भी फार्मर के जैसा ही सफ़र कर रहे थे. जैसे ही फार्मर टैक्स भरते भरते पुअर बन रहे थे, वैसे ही वेवर का भी हो गया था. वो भी क्या बन रहे थे? अनएम्प्लॉय. अगर रोज़गार नहीं है तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे असर ही होगा और वो पुअर बन रहे थे. बट द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियंस टू ओपन द मिल्स एंड फैक्ट्रीज. देखो इंडियंस को ब्रिटिश ने ये भी अलाउ नहीं किया था कि वो खुद की मिल ओपन कर सके या फैक्ट्री शुरू कर सके. इंडियन ट्रेडर वेयर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन आइटम्स ऑफ देयर चॉइस. और जो ट्रेडर्स थे, इंडियन ट्रेडर्स, तो वो उनके चॉइस का आइटम ये नहीं कर पा रहे थे. उनको वो उसकी भी परमिशन नहीं थी कि आप ये चीज़ बेचो या वो चीज़ बेचो. जो ब्रिटिश बोलेंगे वही करना पड़ रहा था. एंड इन दिस वे ऑल इंडियंस आर अनहैप्पी थ्रू द रूल ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिश के रूल से सब इंडियन क्या हो गए थे? अनहैप्पी थे, परेशान थे. इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस वेयर आल्सो अनहैप्पी. देखो जो इंडियन रूलर्स थे पहले, ब्रिटिश आने से पहले, और प्रिंसेस थे, राजकुमार रूलर्स, तो वो भी बहुत अनहैप्पी थे विद द ब्रिटिश. व्हाई? बिकॉज अ लॉ वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश विच स्टेटेड दैट इफ अ रूलर डिड नॉट हैव अ मेल चाइल्ड, then upon the death of that ruler his kingdom would be taken over by the British. By using unjust fair means the British sought to expand their hold over India. देखो जो इंडियन रूलर और प्रिंसेस थे वो भी ब्रिटिश के वजह से अनहैप्पी थे. व्हाई? बिकॉज इन्होंने एक लॉ पास किया था ब्रिटिश ने. कौन सा लॉ? अगर रूलर को मेल चाइल्ड नहीं है यानी बेटा नहीं है, सो वो रूलर के डेथ के बाद अगर जो राजा है और उसको बेटा नहीं है, और तो वो राजा की डेथ हो जाती है, तो वो राज्य ब्रिटिश के कब्जे में चला जाएगा. ऐसे उसका रूल था. द किंगडम विल बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. क्यों? क्योंकि उसको बेटा ही नहीं है, तो फिर ये राज्य वो ब्रिटिश संभालेंगे. ऐसा इन्होंने लॉ पास किया था. इसीलिए इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस कैसे थे? अनहैप्पी थे. अंडरस्टूड?
क्यों अनहैप्पी थे ब्रिटिश आपले इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस? बिकॉज ब्रिटिशर्स पास अ लॉ that stated that if the ruler did not have a male child, and then upon the death of the ruler the kingdom would be taken over by the British. तो राजा की डेथ के बाद वो राज्य कौन ले लेगा? ब्रिटिश। और ये जो अनजस्ट और अनफेयर मीन्स था, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश को पूरा उनका एम्पायर एक्सपांड किया था होल ओवर द इंडिया, और पूरे इंडिया में उनका राज चल रहा था। जैसे राजा की डेथ हो जाती थी तो वो एम्पायर कौन काबिज कर लेते थे? ब्रिटिश। द डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर ऑफ मोस्ट इंडियन लेड देम टू रिवॉल्ट, और इसकी वजह से सब लोग डिससेटिस्फाइड थे और एंगर भी बढ़ रहा था। और उसका परिणाम क्या हुआ? ऑल लेट देम टू रिवॉल्ट, क्रांति। सबके मन में एक क्रांति की मशाल जल रही थी, क्योंकि उन्होंने सबको ही परेशान करके छोड़ा था। रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अभी रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। एवर सिंस द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, पीपल इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर अनफेयर पॉलिसीज। देखो, अब सबको ही समझ में आ रहा था कि नहीं, यस, इंडिया ब्रिटिशर्स हमको क्या कर रहे हैं? टॉर्चर कर रहे हैं, और उनका सब ये क्या है? रूल्स कैसे है? अनफेयर पॉलिसीज है, यानी वो गलत रूल ये कर रहे थे, इंडिया में फॉलो कर रहे थे, और ज़बरदस्ती से लोगों को वो फॉलो करने को भी बोल रहे थे। हाउएवर देयर वाज नो यूनिटी एंड इन देयर प्रोटेस्ट। शुरू में सबने, और it was only in 1857 that a major revolt broke out। एक बहुत बड़ा क्या हो गया? रिवॉल्ट हो गया। कब? 1857। और उसको ही क्या कहा जाता है? दिस was the first war of independence। और इसको ही क्या कहा जाता है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कब रिवॉल्ट हुआ था? इन 1857। द रिवॉल्ट ऑफ इन 1857 is known as the first war of independence, also called the Sepoy Mutiny of the Great Revolt of 1857। देखो, ये सबसे पहला रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। इट वाज द एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन आवर स्ट्रगल फ्रीडम। और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट स्ट्रगल था हमारे फ्रीडम के लिए। द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर सर्विंग द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। किसने स्टार्ट किया था ये? ब्रिटिश अपने इंडियन आर्मी ने, सोल्जर्स ने। क्यों? क्योंकि अ फ्यू राइफल्स कॉल्ड द एनफील्ड हैड बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सो स्टूडेंट, द फर्स्ट रिवॉल्ट कब हुआ? इन 1857 को, और उसको ही क्या कहा जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, एंड ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। और ये क्या था हमारे लिए? बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए था। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था, और जिससे क्या हो गया? फिर लोग भी इंस्पायर हो गए, और उसके आगे फिर स्टार्ट हो गया रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके स्टूडेंट, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड।